यह डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट की गति से जनसत्ता समाचार पत्र के संपादकीय पेज से है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रेडी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादियों ने एक बार फिर जैसी हरकत की है, उससे यही पता चलता है कि उनका मकसद देश में लोकतंत्र को बाधित करना है और इसमें नाकामी की वजह से उनके भीतर हताशा गहरा रही है। नतीजतन वह और ज़्यादा बेलगाम हो रहे हैं और सुरक्षा बलों पर हमले कर रहे हैं। विराम। गौरतलब है कि आतंकियों ने मंगलवार को अनंतनाग इलाके में टेरिटोरियल आर्मी के 2 जवानों का अपहरण कर लिया था। बाद में एक जवान किसी तरह आतंकवादियों के चंगुल से निकल भागा और एक का शव जंगल में मिला। निश्चित रूप से यह राज्य में आतंकी तत्वों के खिलाफ अभियान छेड़ने वाले सुरक्षा बलों सहित देश के लिए दुख की बात है, मगर इससे यही पता चलता है कि अपनी मंशा में नाकामी के नतीजे में आतंकवादियों ने सोच समझ और लक्ष्य कर राज्य में सहायक सैन्य संगठन की भूमिका निभाने वाले टेरिटोरियल आर्मी के जवानों को अगवा किया और उनमें से एक हत्या कर दी। पैरा। दरअसल पिछले कुछ समय से सुरक्षा बलों ने आतंकवादी समूहों के खिलाफ बेहद सख्त रुख अख्तियार किया हुआ है। हाल में चलाए गए अभियानों और मुठभेड़ों में कई आतंकियों को मार गिराने में सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली। हालांकि इस बीच आतंकी हमलों में कई जवान भी शहीद हो गए। इसके बावजूद जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को बहाल करने का काम नहीं रुका और कुछ दिन पहले राज्य की विधानसभा के लिए हुए चुनावों के नतीजे भी सामने आ गए। इसके बाद अब वहाँ बाकायदा लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुनी गई एक सरकार काम करेगी। जाहिर है आतंकी हमलों के जरिए जिस तरह की उथल पुथल पैदा करने और राज्य को अशांत बनाए रखने की कोशिश की जा रही थी, उसमें आतंकवादी समूहों को बड़ी नाकामी हाथ लगी है। यह बेवजह नहीं है कि राज्य में एक ओर चुनाव के परिणाम घोषित होने की प्रक्रिया जारी थी, दूसरी ओर उन्होंने 2 जवानों को अगवा और उनमें से एक की हत्या करके यह संदेश देने की कोशिश की कि राज्य में आतंकवाद हावी है। मगर सच यह है कि उनकी यह हरकत उनकी हताशा को दर्शाता है। पैरा। यह ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के
कुपवाड़ा जिले के गूगलधार में नियंत्रण रेखा पर सेना और पुलिस के जवानों ने घुसपैठ की कोशिश करते 2 आतंकियों को मार गिराया था। उनके पास से भारी तादाद में हथियार और गोला बारूद बरामद किया था। इसके अलावा भी सुरक्षा बलों के कई अभियानों में आतंकी मारे गए या उनके सहयोगी गिरफ्तार किए गए। साथ ही स्थानीय आबादी के बीच उनके सहयोग या संरक्षण का पक्ष भी कमज़ोर हुआ है और अब लोग उनकी हकीकत को समझने लगे हैं। अब जवानों से लेकर स्थानीय लोगों सहित प्रवासी मजदूरों पर लक्षित हमले करके वे अपनी उपस्थिति जताने की कोशिश कर रहे हैं। मगर यह भी सच है कि सुरक्षा बलों की तमाम चौकसी और आतंकियों पर नकेल कसने के लिए चलाए जाने वाले अभियानों के बावजूद आज भी आतंकी संगठनों का पूरी तरह सफाया किया जाना संभव नहीं हो सका है। अब राज्य में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुनी गई सरकार के सामने भी यह चुनौती होगी कि वह सीमा पार स्थित ठिकानों से संचालित आतंकी गतिविधियों से निपटने और आतंकियों के खात्मे के लिए स्थानीय पुलिस और वहां काम कर रहे सुरक्षा बलों के साथ मिलकर एक ठोस रणनीति बनाएं। समाप्त। यह डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट की गति से निबंधमाला पुस्तिका से लिया गया है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रेडी। मान्यवर विधि वेत्ताओं ने इस अधिनियम की कमियों को बताया और कुछ मायनों में ब्रिटिश कानून से भिन्न होने के कारण यह उतना शक्तिशाली नहीं रहा। भारत में प्रदूषण निवारण के लिए अनेक प्राधिकरण और अधिकारी अनेक प्रकार के नियंत्रण और अलग अलग कानून एक समस्या है जिससे कानून कमज़ोर पड़ जाता है और उसका प्रभाव कम हो जाता है। इसके अलावा जो लोग प्रदूषण के शिकार हुए हैं वे प्रदूषण नियंत्रण मंडल की स्वीकार्यता के बिना सीधे न्यायालय में नहीं जा सकते। इससे जनता कानून से विमुख हो जाती है। अधिनियम की खामियों के कारण हाल ही में केरल उच्च न्यायालय द्वारा प्रदूषण नियंत्रण मंडल का मुकदमा खारिज कर दिया गया। जल अधिनियम 1981 तैयार किया गया। खेद है कि अधिनियम का प्रारूप तैयार करने वालों और विधायकों ने इसके लिए समाजवादी राष्ट्रों के व्यापक पर्यावरणीय कानूनों की सहायता नहीं ली। यह बड़े हर्ष का विषय है कि वर्तमान कानूनों की कमियों को देखते हुए संसद द्वारा पर्यावरण अधिनियम 1986 का 29वां अधिनियम पारित किया गया। यह अधिनियम काफ़ी व्यापक है और इसका क्षेत्र भी विस्तृत है तथा इसके अधीन भारत
सरकार को पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार और किसी भी प्रकार के प्रदूषण को कम करने के लिए काफ़ी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। इसमें जल, वायु आदि के मानक निर्दिष्ट करने और उद्योगों की स्थापना तथा खतरनाक पदार्थों के रखरखाव के संबंध में प्रतिबंध लगाने में सावधानी बरती गई है। पर्यावरण के अति अधिक रूप से प्रदूषण के कारण होने वाली दुर्घटना से बचने और उद्योगों की चिमनियों से निकलने वाले प्रदूषणकारी तत्वों पर नियंत्रण के लिए अन्य उपाय करना भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसके अधीन पर्यावरणीय प्रयोगशालाएं स्थापित की जा सकती हैं और विश्लेषक नियुक्त किए जा सकते हैं। दोषी निगमित क्षेत्र और सरकार के विभागों को भी दंड दिया जा सकता है। यद्यपि यह कानून काफ़ी साहसिक कदम समझा जा सकता है, लेकिन संकट के समय निष्प्रभाव साबित हो सकता है। इन नए कानूनों में भयंकर दोष रह गए हैं। आश्चर्य है कि ध्वनि प्रदूषण जैसे विषय को छोड़ दिया गया। जनता की भागीदारी को प्रोत्साहित नहीं किया जाता और अफसरशाही पर अधिक भरोसा किया जाता है। कारोबार की स्वतंत्रता पर समुचित प्रतिबंध लगाए गए हैं और पर्यावरण सुरक्षा के कारण खतरनाक उद्योगों को नियंत्रित या मनाही की जा सकती है। संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के अधिकार के अधीन प्रदूषक उद्योगों पर लगाए गए सारे प्रतिबंध वैध हैं। बहुमूल्य प्राकृतिक संपदा को नष्ट होने या क्षति से बचाने के लिए अनुच्छेद 39 के अधीन राज्य द्वारा औद्योगिक और कृषि कार्यों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। समाप्त।